बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी। इससे पहले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं जिनमें आप अपने सेहत के तमाम मसाइल जान पाएंगे और उनके आसान हल अल्टरनेटिव मेडिसिन के मुताबिक जान पाएंगे। तो चलते हैं आगे अपनी वीडियो की तरफ, और ये पार्ट 2 है जो कि हम डी-एक्शन प्रोडक्ट ओरिएंटेशन की स्लाइड पे बात कर रहे थे कि नंबर 2 पे है, यह पार्ट नंबर 2 है। और यहाँ पे जो नंबर 2 है बॉडी इम्बैलेंस, तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे। मैं स्लाइड को ज़रा ऊपर कर लूँ तो चलते आगे बढ़ाते हैं अपने सिलसिले को। नंबर 2 पे है बॉडी इम्बैलेंस। तो बॉडी इम्बैलेंस कैसे होती है, बॉडी इम्बैलेंस कैसे होती है। पहले हमने बात की कि टॉक्सिन, नंबर 1 पे जो टॉक्सिन थे वो टॉक्सिन क्या होते हैं, कितने किस्म के होते हैं और किस तरह हमें हमारी बॉडी में किस तरह जाते हैं, और वो टॉक्सिन बॉडी में जाकर क्या क्या करते हैं वो ऑलरेडी पहली वीडियो में हम बात कर चुके हैं। अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें, फिर उनको ये वीडियो भी समझ में आएगी। तो यहाँ पे जो बात कह रहा है कि बॉडी इम्बैलेंस इज अ स्टेट व्हेन एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अंडर स्ट्रेस and if prolonged may result in form of malfunction and ultimately disease starts। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी का कोई भी आर्गन है, जो भी हमारे आर्गन है यानी कि सिस्टम है, पहले तो हम सिस्टम की बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, ये जो बॉडी के हमारे सिस्टम है, तो ये आगे का इनके जो आर्गन है वो यूँ समझे कि उनके पुर्जे होते हैं। जैसे दिल हो गया, दिल जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन एक पुर्जा है, जिसे हम पंप की तरह भी डिफ़ाइन करते हैं कि एक पंप की तरह, जैसे वाटर पंप होता है इस तरह भी हम उसे डिफ़ाइन करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं आती, इसमें मेन जो इसका आर्गन है वो मैदा हो गया, उसके बाद जिगर है, जिगर के बाद आंतें हैं, ये सारा मिलके, और बल्कि यूँ कहेंगे कि दांतों से लेके ये सारा का सारा पाखाने की जगह तक ये सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि कोई भी आर्गन, किसी भी सिस्टम का कोई भी आर्गन अगर वो काम न करे, वो क्यों काम नहीं करेगा, उसमें ये इन्होंने बताया कि स्ट्रेस की वजह से, या स्ट्रेस के अलावा और भी मसाइल हो सकते हैं कि मिसाल के तौर पे मैदे में तकलीफ़ हो गई, अल्सर हो गया, एच पाइलरी आजकल की जो नई टर्म है, एच पाइलरी यानी ज़ख़म हो गया, तो इस वजह से भी मैदा अपना सही से काम नहीं कर पा रहा। तो और ये कंडीशन तवील अरसे तक रहे तो फिर क्या होता है कि बीमारी शुरू हो जाती है बॉडी में और उसकी अलामात आना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक किस्म हो गई इम्बैलेंस की। आगे बढ़ते हैं स्लाइड पे। काज ऑफ बॉडी इम्बैलेंस क्या क्या होता है। अब ये यहाँ पे हम समझेंगे कि असबाब क्या होते हैं बॉडी के इम्बैलेंस यानी गैर मुतवाज़िन होने का। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या क्या असबाब हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे इन्होंने लिखा है मल न्यूट्रिशन, यानी ग़िज़ाइयत, ऐसी ग़िज़ा खाना जिसमें आपको ग़िज़ाइयत ना मिले। ग़िज़ाइयत का मतलब ये कि इसमें जो भी मिनरल्स, विटामिन हैं, फैटी एसिड हैं, अमाइनो एसिड हैं, वटेवर, वो आपको नहीं मिल रहे। और मल न्यूट्रिशन क्या है वो आगे इसी स्लाइड में आप देखेंगे, उसकी पिक्चर आएंगी, आप आसानी के साथ समझ लेंगे। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आ रही है स्ट्रेस, यानी कि टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसमें एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभार। यानी स्ट्रेस में हमेशा तनाव की कंडीशन में रहना आदमी का, वो आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, जिसमें हमारे वर्किंग आवर भी आ गए, और दूसरी जो भी हमारे अराउंड फैमिली का टेंशन हो गया, बच्चों का टेंशन हो गया, पढ़ाई का टेंशन हो गया, आजकल स्टूडेंट, उनमें भी ये स्ट्रेस पाई जाती है, किस तरह एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम कैसे पास करना है, और उनका जो बड़े बड़े बस्ते दिए हैं बच्चों को प्राइमरी लेवल पे, वो भी बेचारे स्ट्रेस में रहते हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी वर्जिश का ना करना, यानी यूँ कहें कि जिस्मानी काम का ना होना। जैसे हमारे मजदूर लोग हैं तो उन्हें तो ज़रूरत नहीं है, वो तो ठीक ठाक किस्म की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो कम अज़ कम मैं जो अपने पेशेंट, जो भी हमारे दोस्त अहबाब है अराउंड मी, मैं उन्हें जो भी सजेशन देता हूँ कि कम अज़ कम 40 मिनट की नॉर्मल वॉक अपनी लाइफ में शामिल कर लें। चौथे नंबर पे बता रहा है कि एजिंग फैक्टर, यानी आदमी की एज तो बहरहाल बढ़ रही है, हर रोज़ सूरज निकल रहा है, गुरूब हो रहा है, टाइम चलता रहेगा। कभी कभार हम कहते हैं कि हम टाइम को ज़ाया कर रहे हैं, नहीं, टाइम हमें ज़ाया कर रहा है, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे बालों में
بال جو ہے ہمارے سفید ہو جائیں گے، جھریاں پڑ جائیں گی، اور ہم یہ ہے ایجنگ پروسیس یا کاؤنٹ ڈاؤن آپ جسے کہہ لیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے 18 سال تک، کہہ لیں چلو 18 سال تک ہم کہتے ہیں، 18 سال تک اس کی گروتھ ہوتی ہے، وہ نوجوانی کا دور آتا ہے۔ پھر آگے اس سے تقریباً 35 ایئر تک ہم کہیں کہ وہ جوانی کا دور ہوتا ہے، نوجوانی سے جوانی کا دور ہوتا ہے۔ پھر 35 یا 40 سے آگے 60 تک ہم یہ کہیں کہ یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جہاں پہ آدمی کو ضرورت پڑتی ہے کہ اپنی صحت کے بارے میں کچھ توجہ کرے۔ آج کل جو مثلاً 60 سے لے کے 80 کے درمیان میں جو بھی بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے وہ 60 سے 80 کے درمیان میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو 100 سال میں بھی جوان رہتے ہیں، وہ الگ سی بات ہے، وہ اس کے ہم ویری کرتا ہے وہ اس کی لائف اسٹائل کیسا ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ جدید ہمارے ماڈرن لائف اسٹائل کے جو بھی ہمارے ثمرات ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں جو 60 میں ہونی چاہیے تھی وہ 40 میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی باقاعدہ ایک ریسرچ ہے اور امریکن ریسرچ ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایجنگ فیکٹر یا ایجنگ پروسیس جو ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھا جائے گا اگر آپ کی ڈائٹ اچھی ڈائٹ ہے، ہیلدی ڈائٹ ہے، تو آپ کا ایجنگ پروسیس کم سے کم رہے گا، یعنی کہ کم ہو جائے گا، اور آپ کی جوانی برقرار رہے گی۔ تو اس کے لیے بہت سارے ہرب ہیں ہمارے، جو آپ کو میں پروڈکٹ بتانے جا رہا ہوں یہ اینٹی ایجنگ پروڈکٹ کہلاتی ہے۔ چلیں یہ تھوڑی سی انٹروڈکشن یہاں پہ آ گئی۔ ایٹنگ ہیبٹس نمبر 5 ہے ایٹنگ ہیبٹ۔ تو ایٹنگ ہیبٹ یعنی وہی ماڈرن لائف اسٹائل میں ایٹنگ ہیبٹ کیا ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے۔ آج کل میں آگے پکچر آ رہی ہے، میں وہاں پہ تھوڑا سا بتاؤں گا آپ کو۔ اور یہاں پہ نمبر 6 پہ جو آ رہی ہے 6 نمبر پہ وہ میڈیسن وغیرہ جو بھی ہیں، میڈیسن کچھ میڈیسن یعنی ایلوپیتھی کی میڈیسن جیسے کہ پین کلرز ہو گئی، وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ بتا دے خود ہیلتھ کے لیے تھریٹ ہو جاتی ہیں۔ اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، آپ لوگ بہت ساری انفارمیشن آلریڈی یہاں پہ ہے۔ مل نیوٹریشن آپ دیکھیں، اب یہ مل نیوٹریشن کی ایک مثال ہے۔ مل نیوٹریشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی ایک برانڈ ہے، انٹرنیشنل برانڈ ہے میکڈونلڈ، اور اس کی جو پروڈکٹس ہیں یعنی وہ جو اس کی فاسٹ فوڈ ہیں وہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا پرووائڈ کر رہی ہے، کیا صحت ہو رہی ہے۔ بچے جو ہے وہ اس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں بچہ اس کی کیا عمر ہے اور کیا کھانے کے بعد یہ آگے جوان ہونے کے بعد اس کی کنڈیشن کیا ہوگی۔ تو یہ ہے مل نیوٹریشن، یعنی اس میں غذائیت نہیں ہے، بس یہ موٹاپے کی طرف لیڈ کرے گا۔ یہ ساری کی ساری اور ڈائٹ از ناٹ بیلنس۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماڈرن لائف اسٹائل کی جو بھی یہ ساری پکچر ہیں، برگر ہیں، یہ سموسا ہیں اور یہ پیزا وغیرہ ہے۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ پیزا کی تصویر ہے اور یہ سموسے کی تصویر ہے، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں میں اگر کمپیئر کریں تو کیلریز کس میں زیادہ ہوں گی؟ چلیں آپ بتا دیں، گیس کریں۔ جی ہاں، اگر جنہوں نے سموسے کے لیے کہا ہے تو سموسے میں بنسبت پیزے کے کیلریز زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ تیل میں پکتا ہے۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ اور ڈائٹ از ناٹ بیلنس، آپ یہ الگ ایک دوسری پکچر ہے اور اس میں دوسری اگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ فروزن فوڈ جو ہو گیا ہمارا کین میں، یعنی کہ جو کیا کہیں کہ وہ ڈبوں میں جو پیک ہوتا ہے، فروزن ہوتا ہے، وہ کیا ہمیں غذائیت دے دو۔ میں نے ابھی مینو، چلے میں نام لے لیتا ہوں، KNN شاید اس طرح نام ہے، اور مینیو کے نام سے جو مرغی وغیرہ اس طرح کی جو پروڈکٹ ہیں، اور یہ جہاں ہمارے ہاں بھی ہیں، تو جب میں نے اس پہ اس کی ڈیٹ دیکھی تو ڈیٹ دی تقریباً 1 سال پہلے کی۔ میں نے کہا یار یہ کیسے آپ نے رکھا ہوا ہے، کہ ضرور اس پہ کچھ نہ کچھ آپ نے لگایا ہوگا، کوئی مسالہ وغیرہ۔ تو یہ 1 سال کی مرغی ابھی تک پڑی ہوئی ہے، فروزن پڑی ہوئی ہے، اور ہم اسے کیسے استعمال کریں؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہماری لائف اسٹائل میں شامل ہیں اور ہم خوشی سے لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا لائف اسٹائل، اوور ڈائٹ از ناٹ بیلنس، آئلی، اسپائسی، کینڈ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا لائف اسٹائل، یہ اب گھروں میں بھی یہی پکتا ہے، میرے گھر میں بھی یہی پکتا ہے، اتنا سمجھانے کے باوجود بھی۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری امبیلنس جو ڈائٹ ہے، ہماری ڈائٹ وہ ہے ہمارا کھانا پینا۔ تو یہ دیکھیں یہ ایسیڈک ہے، الکلائن نہیں ہے، ایسیڈک ہے، دوسرے لفظوں میں ہم کہیں سارا کا سارا ایسیڈک ہے، باڈی میں ایسیڈیٹی بڑھائے گا۔ ایسیڈیٹی بڑھنے کا مطلب ہے کہ کینسر کے لیے ایک ماحول پیدا ہونا باڈی میں۔ اچھا، اس کے بعد کنٹینیو ہے یہ
we don't eat the required quality, eating too much quantity, excess of acidic foods. यहाँ पे बात आ गई कि हम जो क्वालिटी है खाने की वो नहीं, हम क्वांटिटी को ज़्यादा देखते हैं। तो बहरहाल ये खाना आप देख सकते हैं कि अगर आप देखेंगे कैसे खाया जा रहा है और क्वालिटी इसमें नहीं है, क्वांटिटी को देखा जा रहा है कि क्वांटिटी। और शादियों में हमारे जो वलीमे होते हैं वहाँ पे भी आपको एग्जांपल मिल जाएगी किस तरह लोग खाना खाते हैं। और हमारे मुस्लिम मुल्क है पाकिस्तान है, और मैं तो एहतजाजन वलीमों में जाता ही नहीं हूँ। अच्छा, उसके बाद स्ट्रेस आ गई, हर वक्त तनाव की कंडीशन, काम का तनाव, घर में लेडीज़ वगैरह, यानी ये स्ट्रेस आप इसको क्या मैं डिफ़ाइन करूँ, ऑलरेडी आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मुझे कमेंट्स कर लीजिएगा। ये यहाँ पे दूसरी पिक्चर्स आ रही हैं, पैसों का टेंशन है और वो बॉस है और कोई उसका टारगेट पूरा नहीं हो रहा, अपने वर्कर को कैसे वो डांट रहा है, किस तरह आप उसका बिहेवियर देख सकते हैं। और ये घर की लड़ाई यहाँ पे दिखाई जा रही है, ये पता नहीं क्या इसको टारगेट मिला है, वो देख रहा है कि यार ये अभी मैंने पूरा किया, फिर नया टारगेट मिल गया मुझे। तो ये हमारा लाइफ स्टाइल है। तो होप करता हूँ कि आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। व्हाट इज़ द सोल्यूशन, क्या इसका हल क्या होना चाहिए। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसन, ये हिपोक्रेट्स उसके बारे में, लेट योर फूड बी योर मेडिसन एंड द मेडिसन बी योर फूड। ये एक मशहूर कहावत है कि खाने को, यानी जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको दवाई की तौर पे खाएं, इस तरीके से खाएं जैसे दवाई खा रहे हैं। यानी कि ये नहीं है कि दवाई आपके लिए नमक, काली मिर्च या मिर्चें या हल्दी आपके लिए आम चीज़ें हैं, लेकिन हमारे लिए ये मेडिसन है। हम इन्हें बाकायदा हमारी मेडिसन भी हैं और हम इन्हें मेडिसन के तौर पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो समझाने की बात है वो ये है कि अपने ग़िज़ा को इस तरह खाएं जैसे आप मेडिसन खा रहे हैं, जैसे दवाई खा रहे हैं। नहीं तो क्या होगा कि आपको मेडिसन यानी दवाई ग़िज़ा के तौर पे खानी पड़ेगी। और आप देखते हैं कि जब हमारी उम्र ढलती है फिर वो पता नहीं कितनी 12-12, 15-15 टैबलेट्स, कैप्सूल, मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बिरंगी टॉफ़ियों की तरह आदमी खाता है, सारा दिन उसमें मेडिसन में चला जाता है कि अब ये दवाई का टाइम हो गया, अभी वो दवाई का टाइम हो गया, ये सारा एक सिलसिला रहता है। तो इससे अच्छा है कि हम अपने लाइफ को थोड़ा सा नॉर्मल करें, जो हमारी बॉडी की नीड है उसकी नीड के मुताबिक खाना खाएं और खाने को मेडिसन की तौर पे खाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप हरी मिर्च ले रहे हैं, शिमला मिर्च ले रहे हैं या खरबूजा ले रहे हैं या जो भी चीज़ है, आम है, ये भी एक बजाते खुद मेडिसन है। अगर आप उसको मेडिसन के तौर पे लेंगे, आई मीन के उसकी जो रिक्वायरमेंट है इतना ज़्यादा ना खाएं, नॉर्मल खाएं और उसको इस तरीके से खाएं जो भी इसके रिक्वायरमेंट है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी मेडिसन की।